ओके, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, स्टार्ट करें। बेटा यूनाइटेड और वेस्ट हैम का मैच देख रहा था, लेकिन अब इसको खत्म ही होने वाला है, हार रहे हैं दोबारा से, क्या करें। चलें जी, क्वांटम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। क्वांटम थ्योरी है क्या? क्वांटम थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि आपकी स्क्रीन गायब हो गई, एक मिनट यार। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्वांटम थ्योरी ये कहती है बेटा कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, आप उनको सिर्फ वेव्स ना कंसिडर करें, बल्कि कभी कभी उन्हें पार्टिकल भी उनकी पार्टिकुलर नेचर को भी जो है वो कंसिडर किया जा सकता है, एज इन दे आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। अब वो टेक्निकली पार्टिकल्स तो नहीं है, हम उनको कहते हैं फोटॉन्स। और फोटॉन्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट पैकेट्स। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन और द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। इट इज एच एफ, फिर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी अपॉन लेमडा। ओके, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगी, और वेवलेंथ जो है ये लेमडा हो गया, एच जो है वही प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको डेटा से मिल जाएगी, ये वैल्यू होती है। सी की वैल्यू भी डेटा में गिवन होती है, ये वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸। ठीक है, अब जो पार्टिकुलेट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट, इस ये कुछ एविडेंसेस की बेसिस पे हमने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सिर्फ वेव ही कंसिडर किया जाता था, तो वो जो एविडेंस है वेव मॉडल और पार्टिकल मॉडल का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि कोई चीज वेव की तरह पार्टिकुलेट नेचर है उसकी, रेडिएशन की, तो उसके पीछे ये दो एविडेंसेस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा। इनको हम अभी अभी दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, दीज मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर। और अगर आप किसी भी चीज की वेव नेचर, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही वेव नेचर को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका इंटरफेरेंस, जो डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इंटरफेरेंस पैटर्न, या फिर जो डायफ्रैक्शन वो करते हैं स्लिट से गुजरने के बाद और एज के पास से गुजरने के बाद, उसकी बेसिस पे जो है वो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसकी वेव नेचर है। अच्छा, डुअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, लेकिन जिन चीजों को हम पार्टिकल्स मानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम जनरली तो पार्टिकल्स मानते हैं, लेकिन उनको भी कभी कभार वेव कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो डायफ्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायफ्रैक्शन है वो उनकी वेव नेचर का एविडेंस। ठीक है, डुअल नेचर की जो डुअलिटी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि चीजें जो है जब वो इंटरैक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरैक्ट करती हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। मैटर के साथ इंटरैक्ट करी हैं तो दे आर बिहेविंग एज पार्टिकल्स, बट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस दे ट्रैवल लाइक वेव्स, वेव्स वाला बिहेवियर शो करती हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि एनर्जी से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एनर्जी का वैसे तो ऐसा यूनिट जूल्स है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द कन्वर्जन, एंड दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू जूल्स और जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और उसमें जाहिर सी बात है प्रीफिक्सेस भी यूज सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 की पावर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई कर रखना है, प्लीज याद रखना। ठीक है, अब आप फोटोन को मान ही रहे हो कि वो एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मान ही रहे हो कि वो भाई पार्टिकल की तरह हमेशा बिहेव कर सकता है, लाइक कुछ केसेस में, तो फिर आप उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि पार्टिकल्स का तो मोमेंटम होता है। अब वैसे किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो तो mv होता है, लेकिन फोटोन का आप मास तो होता नहीं है, तो फोटोन का जो, ओके, एक मिनट रुके प्लीज, ये जो स्क्रीन है ना, तार हिल रही बार बार। अच्छा,
अब बात ये हो रही है कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। एम वी से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको चलो स्पीड पता भी है, उसके अंदर आप सी की वैल्यू डाल भी दोगे 3 × 10⁻⁸, लेकिन मास क्या डालोगे फोटोन का, सारा मसला यहाँ पे आता है। तो फोटोन के लिए जो है वो आप एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हो। जो फोटोन है का मोमेंटम है वो उसकी एनर्जी जो कि एच एफ से आती है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट सी उससे आती है। सो ई अपॉन सी से आप मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला जिससे आप मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल सकते हो वो है एच अपॉन सी, एच अपॉन लेमडा। ठीक है, तो इन दोनों पार्टिकल, इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू आप फोटॉन्स का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो एच पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा वाला फॉर्मूला है, आगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, जब हम पार्टिकल्स की वेवलेंथ निकालेंगे वहां भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो उसको भी बाद में आप देखेंगे। अच्छा, अगर अब फोटॉन्स का मोमेंटम है और फोटॉन्स आके किसी मेटल प्लेट को हिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस चीज का मोमेंटम है फिर वो फोर्स भी लगा सकती है, क्योंकि जब वो प्लेट को आके हिट करेंगे और प्लेट में एब्जॉर्ब होंगे मोमेंटम, तो उनका मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि उनके पास ये भी एबिलिटी है कि वो जब प्लेट से इंटरेक्ट करेंगे तो उस पर फोर्स लगा देंगे। ठीक है, अब वो जो फोर्स लगानी है उसके लिए हमने बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन की थी। छोटे से स्टेप्स हमने यूज किए थे। हमने कहा था कि यार जो इंटेंसिटी है वो पावर अपॉन एरिया होती है। पावर जो है वॉट्स में होती है, और पावर को आप एरिया से डिवाइड करो तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में आपकी इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, आप इस बात को कंसिडर करें कि इंटेंसिटी जो है वो इस चीज़ का मेजर है बेसिकली कि कितने फोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं जब आपके वो मेटल प्लेट को आके हिट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर अराइविंग पर सेकंड। एक सेकंड में आके जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आके हिट कर रहे हैं प्लेट को वो कितने हैं। और इंटेंस जब हमने पावर निकालनी है तो एक फोटोन की एनर्जी जो कि एच एफ से आती है उसको नंबर ऑफ फोटोन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास पावर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी तो पावर जो है उसको आप 1 फोटोन की एनर्जी से यहाँ पे डिवाइड कर लो। ये जो ई है इसको वहां पे जाकर डिवाइड कर सकते हो और इससे एन निकाल भी सकते हो। यू माइट नीड दिस एक्सप्रेशन समटाइम्स इन एन एग्जाम क्वेश्चन वेर यू माइट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एच एफ या एच सी अपॉन लेमडा आ सकता है इफ यू नो द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हर फोटोन का जो मोमेंटम है, सिंगल फोटोन का मोमेंटम आप ई अपॉन सी या एच अपॉन लेमडा से निकाल सकते हो। ये आपने बात ऑलरेडी देख ली है। टोटल मोमेंटम जो है नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई बाय सिंगल फोटोन का मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है वो आपको फोर्स बताता है। तो चेंज इन मोमेंटम एन पी माइनस जीरो है, उसमें से जीरो आप रहने दो, और टाइम जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो असेंशियली फोर्स की जो एक्सप्रेशन आ रही है वो इतनी सिंप्लीफाइड आ रही है एंड में, क्योंकि हर चीज 0 और 1 होकर जब एसेंशियली फॉर्मूला से रिमूव हो गई है। एंड में द फोर्स इज सिंपली जस्ट फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम जो कि ई अपॉन सी या एच अपॉन लेमडा से आ सकता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन पे, और सिंपली उससे जो है वो आपकी फोर्स आ जाएगी जो वो एक्सर्ट कर रहे हैं हमारी मेटल प्लेट के ऊपर। इसमें अजम्पशन ये है कि जब फोटॉन्स आके प्लेट को हिट करेंगे तो वो प्लेट में सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब उनका फाइनल मोमेंटम जो है वो हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। सो एन पी से आप सिंपली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर एज वेल। ठीक है, फिर एक और चीज हमने डिस्कस ये की थी कि देखो जब भी किसी चीज का मोमेंटम है और वो डिफरेंट इंटरेक्शंस में, जैसे कि सेपरेट हो रही है कोई दो पार्टिकल्स, या दो मोमेंटम दो फोटॉन सेपरेट हो रहे हैं, या कोई दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, या कोई भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन हो रही है, तो उसके अंदर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल भी जो है वो हमेशा ओबे होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था क्या, वो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन इज शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। और यहाँ पे एक इंटरेक्शन की एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, द इंटरेक्शन कुड बी एनीथिंग बट हियर द एग्जांपल इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट इज द एग्जांपल, एक न्यूक्लियस है सपोज करो, और उसमें से रेडियो एक्टिव डिके होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके कौन सा वाला है, गैमा डिके। अब गैमा डिके के अंदर जो चीज एमिट हो रही है वो गैमा रेडिएशन, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका फोटोन एमिट होगा, राइट। अब जब गैमा रेडिएशन एमिट होती है तो जो हमारा न्यूक्लियस है, ओरिजिनल न्यूक्लियस, वो रिकॉइल करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक गन के अंदर से जब बुलेट निकलती है तो गन इटसेल्फ जो है वो रिकॉइल करती है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है कि जो न्यूक्लियस है आफ्टर द एमिशन वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैमा फोटोन जिस मोमेंटम से इस डायरेक्शन में एमिट हो रहा है, एग्जैक्ट उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम हमारे
ओरिजिनल पार्टिकल का भी होना चाहिए जब वो हमारा रिकॉइल कर रहा हो, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो तो आप mv से निकाल लोगे और इसको इक्वेट कर दोगे E/c या h/λ से, जो कि मेरे गैमा रे फोटोन का मोमेंटम है। होपफुली बात समझ आ रही। इन दोनों को आप इक्वेट करके कोई भी अननोन क्वांटिटी जो आपसे मांगी हुई वो आप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो है बेसिक्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये देख लो, mv को हम h/λ से या mv को E/c से इक्वेट करके स्पीड ऑफ रिकॉइल निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, गामा रे फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, वॉट एवर इज नीडेड। ठीक है, अच्छा जी। एनाइलेशन वाला पार्ट जो है वो वैसे टेक्निकली यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एनाइलेशन वाला पार्ट पेट स्कैनिंग में है, उसको भी जाके देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर पेट स्कैनिंग में जाके एनाइलेशन को भी देख लेते हैं। ना हो सका आज तो अलग से तुम पूछ लेना मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जाहिर सी बात है, इस चैप्टर का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, क्वांटम फिजिक्स वाला पार्ट। क्वांटम फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है वो बहुत मेजर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, पहले तो उसकी समरी। रेडिएशन आके मेटल प्लेट को हिट करती है और उससे मेटल प्लेट से कभी ऐसा होता है और कभी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये इफेक्ट हम जो है जब वो शो करते हैं तो उसके अंदर ये क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं। गोल्ड लीफ जो है वो अभी मेटल की रॉड से रिपेल हो रहा है क्योंकि पूरी चीज हमने नेगेटिवली चार्ज की हुई है। लेकिन जब रेडिएशन आके हिट करेगी तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन स्केप करेंगे, सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो गोल्ड लीफ शुड मूव टूवर्ड्स द रॉड अ लिटिल बिट बिकॉज रिपल्जन विल बी अ लिटिल वीकर नाउ। तो इससे पता चलेगा कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो कि आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन उससे एटलीस्ट डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्केप कर रहे हैं कहीं से। ठीक है, अब बात सारी ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो कि वेव मॉडल को रिजेक्ट करती हैं और पार्टिकुलर मॉडल को एक्सेप्ट करने में जो है वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन ऊपर वाले डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर तीन ऑब्जर्वेशन ये है कि जो गोल्ड लीफ है, जब वो आप उसको देखोगे कि वो गिर रहा है या नहीं गिर रहा, अगर वो गिरेगा तो वो इमीडिएटली होगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना है मेटल प्लेट से तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस विदाउट एनी डिले। दूसरी बात ये कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन आके हिट कर रही है मेटल प्लेट को, उसकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे एमिशंस नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, उससे ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करें तो फिर एमिशंस होती हैं। सो व्हाई डज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, लाइक व्हाई कांट एमिशंस टेक प्लेस एट एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। इंफ्रारेड के साथ क्यों नहीं एमिशंस हो सकती हैं और यूवी लाइट के साथ क्यों हो सकती हैं? दैट्स बेसिकली बिकॉज हमारी जो रेडिएशन है उसको हम अगर फोटॉन्स की तरह सोचेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, एंड फोटॉन्स की जो एनर्जी है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाना है वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इस बात को क्लियर हो जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज इनफ फ्रीक्वेंसी देन देयर इज इनफ एनर्जी फॉर अ सिंगल फोटोन to interact with with an electron and help it escape the metal, otherwise it will not let it escape the metal। तो ये दूसरा पॉइंट भी पार्टिकुलेट मॉडल का एविडेंस है और वेव नेचर को रिजेक्ट कर रहा है। तीसरा एविडेंस ये है कि एमिशंस हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जब एमिशंस होंगी तो इंटेंसिटी से उन पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एमिशंस अगर नहीं हो रही तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होने नहीं लग जाएंगी। सो इफ यू आर लेट्स सपोज यूजिंग विजिबल लाइट of red color, ठीक है, and you shine them on a plate of metal and the radiations are not taking place, तो आप उस लाइट को और ज्यादा ब्राइट करते जाओ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स ये हैं। उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा था जिसमें ए जो है वो आपकी एमिटर प्लेट है, बी जो है वो आपकी कलेक्टर प्लेट है। रेडिएशन आके ए को हिट करती है, ए से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स जाके बी की तरफ ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स को डीसेलरेट करवाते हैं एक ऑपोजिट वोल्टेज से। बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ मूव कर रहे हैं उनको हम स्टॉप कर सकें। हेंस दिस पावर सप्लाई इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम इसे कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो मेजर हो सकती है। और जो माइक्रो एमिटर इलेक्ट्रॉन्स ए से बी ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेंगे, ये जो माइक्रो एमिटर है ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करेगा, जो कि रेट ऑफ एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेकंड में कितने एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं जो कि फर्दर
पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सपोर्ट करती हैं, उस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं और वेव मॉडल को फर्दर क्या कहते हैं, रिजेक्ट करती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप नोट डाउन करते हो। जीरो को छोड़ दो, ये ऊपर वाली जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके अंदर जो है वो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस वाली बात कर ली थी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई पर्टिकुलर एमिशन नहीं होगी, उससे ऊपर ही होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात तो कर ली। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो पॉइंट है उससे आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला पॉइंट भी निकलता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी है बिलो दैट no emissions are going to take place and above that the emissions are going to take place। इसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फोटोन की जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। तो हम जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच एमिशंस कैन टेक प्लेस। अब मैक्सिमम वैल्यू का वर्ड उसके साथ इसलिए हम यूज करते हैं वेवलेंथ के साथ क्योंकि उससे ज्यादा वैल्यू की अगर वेवलेंथ होगी तो फिर फोटोन की एनर्जी कम होगी और उसमें एमिशंस नहीं होंगी। सो इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेट्स सपोज थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर और 300 नैनोमीटर वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है और उस पर एमिशन हो सकती है। लेकिन 500 से ऊपर की जो वैल्यू है वेवलेंथ की, जैसे 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, उस पे फोटोन की एनर्जी कम होगी और उससे एमिशन नहीं हो सकती। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन उनके लिए जो आपने लिमिट का यूज करना है वो मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और कहाँ पे मिनिमम का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट की वो चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है कि देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाओगे, ठीक है, और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे, जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो उससे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो भी फर्दर बढ़ती है। ठीक है, और ये बात जो है वो काफी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप इसको समझो तो भी देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो E इक्वल टू एच एफ वाला फॉर्मूला को देखो, एफ बढ़ेगा तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भी ज्यादा एनर्जी देगा और वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ई के मैक्स बढ़ता है अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी जाए। और ये जो ऑब्जर्वेशन है दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू फर्दर support the idea that electromagnetic radiations are made up of photons, so it has a particulate nature. Number 2, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हैं और इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं तो उससे एक और चीज जो नजर आती है वो ये है कि रेट ऑफ एमिशन जो है वो कम होता है, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम होता है। इस बात से क्या मतलब है, रेट ऑफ एमिशन कम क्यों हो रहा है? इसको मैंने ऐसे समझाया था, अगर आप नीचे वाला डायग्राम देखो तो येलो कलर की मेटल प्लेट है, उस पर आपके पास फोटॉन्स आके हिट कर रहे हैं, द ग्रीन वंस आर फोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं। अब जितने फोटॉन्स आके हिट करेंगे और जिनकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, बिकॉज अ सिंगल फोटॉन इज एबल टू बेसिकली एमिट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हो ये रहा है कि आपने इंटेंसिटी रखी है कांस्टेंट, इंटेंसिटी बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ब्रिंगिंग टू द मेटल प्लेट। अब अगर मैं कहता हूँ मेरी इंटेंसिटी है 120 जूल्स की, 120 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, 120 जूल्स कह लो, और मेरे पास टोटल 6 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो हर फोटॉन के पास 20 जूल की एनर्जी है। सो 20 इंटू 6 टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी है, 120 जूल्स की, एंड द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग आर 6 एंड देयरफॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड। तो मेरा रेट ऑफ एमिशन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो करंट उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। बट अब बात यह है कि मैंने इंटेंसिटी को तो आई रखा, कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी। अब दूसरी प्लेट को देखो, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो हर फोटोन की जो एनर्जी है वो डबल हो गई, 40 हो गई। बट नाउ सिंस द टोटल एनर्जी स्टिल 120, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो आपके पास 3 ही आ सकते हैं। अब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग जो है वो कम हो गए। कांस्टेंट इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब ये कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग आर लेस एंड देयरफॉर लेस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड, एंड इसलिए रेट ऑफ एमिशन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट भी फर्दर फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस के आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3, ईके मैक्स जो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी को अब आप रख रहे हैं कांस्टेंट और इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और अब आप उससे नोटिस कर रहे हैं क्या ईके मैक्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो आपने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इससे बात क्या समझ में आती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखोगे और इंटेंसिटी बढ़ाओगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, the individual photons will have the same energy,
so they cannot give the electron any more energy. A single photon cannot give a single electron any more energy, so it will be emitted with the same kinetic energy. सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि ज्यादा photons आ रहे होंगे, और ज्यादा photons के आने से ऐसा कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बस ये होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 इसी से रिलेटेड है कि इंटेंसिटी बढ़ाएं और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें तो रेट ऑफ एमिशन तो बढ़ता है लेकिन ईके मैक्स नहीं बढ़ता। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है टोटल जो कि क्वांटिटेटिवली डिस्कस हो रहे हैं। क्वालिटेटिवली डिस्कशन कर ली, क्वांटिटेटिवली अब आपको पता होना चाहिए कि एफ बढ़ाएं और आई कांस्टेंट रखें तो ईके मैक्स बढ़ता है, इनफैक्ट लीनियरली इंक्रीज करता है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो आगे चल के हम देखेंगे। एफ को बढ़ाएं और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखें तो रेट ऑफ एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होता है। अगर एफ को कांस्टेंट रखें और आई को बढ़ाएं तो उससे ईके मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रेट ऑफ एमिशन बढ़ता है। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती है? हर मेटल को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, तो वो उस मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी होती है। वर्क फंक्शन एनर्जी को हम फाई के सिंबल से शो करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है वही एच एफ वाला ही फॉर्मूला है, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डालोगे जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एमिशन। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एमिशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वेवलेंथ से निकाल रहे हो वर्क फंक्शन तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, मतलब यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डालोगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ डालोगे। और ये अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि वेवलेंथ के अंदर मैं आपको और फ्रीक्वेंसी के अंदर समझा ये रहा था कि देखो कब आपका वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट मीट होगी और कब नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो तुम्हारे पास लेट्स सपोज 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज जो है वो उससे कम फ्रीक्वेंसी है। अब उससे कम फ्रीक्वेंसी पे एमिशन नहीं हो सकती बिकॉज दैट फोटोन विल हैव लेस एनर्जी देन द वर्क फंक्शन, सो इट कैन नॉट एमिट द इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा अगर आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज होगी, वॉट एवर, जितनी भी ज्यादा होगी, थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो उससे हो सकती है आपके पास एमिशन। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो उससे उल्टी डायरेक्शन में चलता है। इफ 600 नैनोमीटर इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देन 700 नैनोमीटर जो कि उससे ज्यादा वेवलेंथ है, ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटोन का मतलब उसकी एनर्जी कम है तो उस पर एमिशन नहीं होगी। हाँ, कम वेवलेंथ का मतलब है कि ज्यादा एनर्जी है तो उस पर 500 नैनोमीटर पे हो सकती है एमिशन। तो इस तरह समझ लें। अब एनर्जी ट्रांसफर को कंसिडर करें। फोटोन आता है, फोटोन आके अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से थोड़ी सी एनर्जी जो है वो यूज करता है टू क्लाइंब अप टू द सरफेस एंड देन इट गेट्स एमिटेड। सो एनर्जी की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन रही है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन टू द वर्क फंक्शन इज यूज्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अगर वो पहले वो इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा स्केप करने में। फिर उसके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी थी फोटोन के पास वर्क फंक्शन से, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी ऊपर, वो ईके मैक्स के तौर पे आपको मिल जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के तौर पे आपको मिलेगी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज अगर एक फोटोन आता है जिसकी 100 जूल्स की एनर्जी है, ऐसे ही 100 जूल्स का नंबर इज ऑब्वियसली नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल बिकॉज फोटोन की एनर्जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली 100 जूल्स तो कोई नंबर जो है यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं है, बट समझाने के लिए आसान है। अब एक मेटल है जिसकी वर्क फंक्शन जो है वो 60 जूल्स है, 100 में से 60 जूल्स वर्क फंक्शन में यूज हो गया, बचा कितना 40, तो 40 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी से मेरा इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। तो ये इक्वेशन आपकी बनती है ई के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ई के मैक्स को आप एज इट इज रहने दो, वर्क एनर्जी ऑफ द फोटोन को आप एच एफ लिख लो जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डलेगी, और वर्क फंक्शन की जगह आप एच एफ नॉट भी लिख सकते हो या खाली फाई भी रहने दे सकते हो। अब ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है और इससे एक लीनियर ग्राफ बनता है, ऑल्दो द ग्राफ डज हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, और जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है वो आप कभी बनाते नहीं हो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट होगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा, और जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो आपको नजर आ रहा है कि एच यानी कि आपके प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी मेटल से या किसी भी रेडिएशन से आप जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ये जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो हर ग्राफ का ग्रेडियंट यूनिवर्सली सेम होना चाहिए बिकॉज प्लैंक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट आप फॉर्मूला से निकालोगे, आपको एक्सटेंड करने की जगह नहीं दी हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकालना होगा। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपको ग्राफ से मिल जाता है। ठीक है, और ग्रेडियंट भी आप ग्राफ से निकाल सकते हो। सो होपफुली बात समझ में आ गई है। अब ये इस ग्राफ का ये वाला वर्जन है, लेकिन इस वर्जन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं,
और वो ये है कि कभी कभार उनका दिल करता है कि हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये ग्राफ बनाएं। तो अब उस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप ऊपर इक्वेशन को लिखोगे तो एफ की बजाय क्या आ गया, सी अपॉन लैम्डा आ गया। सर वाई इज एक्स इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे आई? देखो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है और एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट ये जो दोनों होते हैं ये होते क्या है समझो क्या। वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट होता है, वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स की वैल्यू 0 होती है, 0 कॉमा वर्क फंक्शन, ऐसा ही है, 0 कॉमा सम वैल्यू ऑफ वाई, 0 कॉमा सम वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 होती है। व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x इज 0 देन जो भी वैल्यू y पे आती है वो आपका y इंटरसेप्ट बनाती है। यही है ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इस बात को मानते हो माज, ये बात समझ में आती है कि इसमें x कोऑर्डिनेट तो नोन है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो होगा। इज दैट ट्रू? अच्छा, अब x इंटरसेप्ट क्यों है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तुमने ये पूछा है। x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कौन सा कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, क्या मैं कह सकता हूँ कि y कोऑर्डिनेट तो 0 है ऑलरेडी, x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू तो 0 है। अब जो x कोऑर्डिनेट है वो मुझे नहीं पता क्या है, राइट, बट लेट्स जस्ट राइट x ओवर हियर। नाउ व्हाई दिस वैल्यू ऑफ x इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है? e के max इज इक्वल्स टू hf माइनस वर्क फंक्शन, hf माइनस hf नॉट। अच्छा, अब बात सारी यहाँ पे ये आ रही है कि e के max जो है वो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा e के max जो है वो 0 हो गया? y 0 हो गया ना इस पॉइंट के लिए, ये मेरा e के मैक्स है, ये 0 हो गया। अच्छा, x की वैल्यू जो है e के मैक्स 0 कब आएगा ऊपर वाली इक्वेशन में? e के मैक्स 0 कब आएगा सोचो। ये इस इक्वेशन में आप x ही आपका वेरिएबल है ना, यही आपका वेरिएबल है ना f, यही तो आपका वेरिएबल है। इस वेरिएबल के ऊपर ही e के मैक्स डिपेंड कर रहा है ना, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, f नॉट जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट है। अब सोचो कि f की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि e के मैक्स 0 आ जाएगा। देखो भाई, f की वैल्यू जब एफ नॉट के बराबर होगी तो ये दोनों टर्म्स जो hf है, hf माइनस hf नॉट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दे विल बोथ बी hf नॉट माइनस hf नॉट। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि f की वो वैल्यू जिसपे e के मैक्स 0 हो जाता है, f की वो वैल्यू जिसपे e को मैक्स 0 हो जाता है वो होती है एफ नॉट की वैल्यू, राइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यार हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका दूसरा वर्जन ऑफ द ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बजाय 1 अपॉन लैम्डा प्लॉट हुआ है। ये बात जरूरी याद रखनी कि लैम्डा नहीं 1 अपॉन लैम्डा प्लॉट हुआ है। अगर आप इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन में क्या चेंज लाए हम, एफ को रिप्लेस कर दिया है, मेरे बार बार इरेजर सिलेक्ट हुआ होता है, एफ को रिप्लेस कर दिया सी अपॉन लैम्डा से, और यहाँ पे भी सी अपॉन लैम्डा नॉट से रिप्लेस कर दिया। ये काम किया हमने, सॉरी आई स्क्रॉल डाउन अगेन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। क्या हुआ है? सी अपॉन लैम्डा आ गया है, सी अपॉन लैम्डा नॉट आ गया है एफ नॉट और एफ की जगह, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को आप ब्रेक डाउन करके देखो तो ये एच सी जो है वो तुम्हारा बनता है ग्रेडियंट। तो इस ग्राफ का जब ग्रेडियंट है वो एच नहीं है बल्कि एच सी है, but still that gradient is going to be universally same across all the graphs like these, because c is also a universal constant and h is also a universal constant, so you're going to get the same parallel line for every metal, for every type of radiation, doesn't matter. 1 upon lambda is plotted on the x-axis, so 1 upon lambda जो है वो आपका x-axis पे आ रहा है, वो यहाँ पे आपका x हो गया, और आपका जो c है वो बेसिकली आपका वर्क फंक्शन के ही बराबर है, बट वो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर है। और यहाँ पे दोबारा से वही बात कि लैम्डा नॉट की वैल्यू, जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और सब कैंसिल होके ई के मैक्स 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो ये जो एक्स इंटरसेप्ट का जो कोऑर्डिनेट है ये 1 अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर है। मतलब आप यहाँ से कोऑर्डिनेट की वैल्यू पिक करेंगे और उससे, ये नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं होगी, आपने इस वैल्यू को इक्वल टू रखना है 1 अपॉन लैम्डा नॉट के, और मतलब या ये जो वैल्यू आएगी इसका रेसिप्रोकल लेना है आपने, ताकि आप लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे सकें अगर वो आपसे पूछते हैं तो, ठीक है। अच्छा,
कोई भी ऐसा मेटल हो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब चाहे ये ग्राफ एफ का बना हो, चाहे यहाँ पे 1/λ बना हो, ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब जिससे ज्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो उसकी येलो वाली लाइन है। और ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम है, उसकी ये पिंक वाली लाइन है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है कि उनका एक्स इंटरसेप्ट डिफरेंट है या वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। बिकॉज दे हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट देयर ग्रेडियंट इज गोना बी द सेम। सो ग्रेडियंट अगर एच है या एच सी है इन केस ऑफ 1/λ वाला ग्राफ, तो ग्रेडियंट दोनों ग्राफ्स का पैरेलल होगा, बट हाँ इंटरसेप्ट इन दोनों ग्राफ्स का डिफरेंट होगा। तो ये सारी नॉलेज जो तुम लोग को अभी दी है, इसके थ्रू तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओनली थिंग इज डूइंग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप लोग को इसकी काफी करवाई हुई है। और भी प्रैक्टिस खुद से करो, कुछ पूछना हो तो लाजमी पूछ सकते हो। अब इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है लाइन स्पेक्ट्रा वाला। मैं जरा पानी पी लूँ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन, पता नहीं हमने खुद किया था या नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इसको स्केच आउट करके देख लेते हैं। सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म दैट आइडिया कि अगर ग्राफ ऐसा बना दें वो, जिसपे उनका मूड ये हो रहा है कि ई के मैक्स जो है वो यहाँ प्लॉट हो जाए। अच्छा, एक आगे चलने से पहले एक बात ये यहाँ पे कर दूं कि देखो ये जो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ना ई के मैक्स की, ये कभी जूल्स में प्लॉटेड हुई होती है, तो जूल्स में प्लॉट हुई हुई तो सब ओके है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो आपको वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट करके डालनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू जो है ना वो हमेशा जूल्स के अंदर ही डालते हो। द एक्सप्रेशन एच सी अपॉन लेमडा, द एक्सप्रेशन एच एफ ऑलवेज गिव यू द आंसर इन द फॉर्म इन द यूनिट्स जूल्स। सो फिर ये भी आपकी जूल्स में ही कंसिडर की जाएगी। इसलिए ग्राफ में अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी हुई भी है ई के मैक्स की, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके अपने ग्रेडियंट्स और इंटरसेप्ट्स वगैरह कैलकुलेट करना। और यहाँ पे एफ प्लॉट कर दिया, यहाँ पे एफ प्लॉट कर दिया। अब ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी शेप कैसी बनेगी, पहली बात तो ये जहन में होनी चाहिए। सो द शेप वुड स्टिल बी के एक इंक्रीज कर रहा होगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, बट आई थिंक कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्राफ की शेप कुछ ऐसी होगी आई थिंक, ठीक है। और अगर मुझे याद पड़ रहा है तो वो जो आप जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो उसमें वो ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ था कि ये लाइन पीछे ऐसे कंटिन्यू हो रही थी, इस तरह ही कंटिन्यू हो रही थी ये लाइन। तो भाई अब सारी बातें जो है वो यहाँ से पिक कर लो। ये क्या होगा, अब आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट जो है वो अब तुम्हारा जो पहले था उसका रेसिप्रोकल अब ग्रेडियंट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपका ग्रेडियंट था एच के, ग्रेडियंट था आपका एच के इक्वल, अब ये ग्रेडियंट हो जाएगा 1/h के इक्वल, सही है। और अगर यहाँ पे एफ के बजाय 1/λ का ग्राफ बना हुआ हो, तो तब भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 1/λ है अगर, और ये ई के मैक्स है, तो वही बात है, ग्राफ की शेप तो रफली वही रहेगी। ऐसा ग्राफ बन रहा है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये आपका 1/, अच्छा मैं ग्रेडियंट वाली बात एक दफ़ा कंफर्म करना चाहूँगा, बिकॉज आई विल रीअरेंज द इक्वेशन। एक दफ़ा रुक जाए ज़रा, और ये जो है वो आपका वर्क फंक्शन होगा। और मेरा ख्याल ये है कि ग्रेडियंट पहले अगर आपका आ रहा था, पहले आपका ग्रेडियंट अगर आ रहा था, व्हाट डू यू कॉल इट, पहले आ रहा था वो एच सी, तो अब 1/h c आना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। बट लेट्स जस्ट टेक अ लुक। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रीअरेंज द इक्वेशन। और इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो अब यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आना है। अब जनरली आपकी इक्वेशन की जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है, ई के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। बट अब हम उसको ऐसे नहीं रखेंगे, अब उसको हम चेंज कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। ये वाली जो एच एफ वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू से एच एफ इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हो जाएगा।
और इसके अंदर अब एफ को सब्जेक्ट बना लो, तो ई के मैक्स 1/h यहाँ पे आ जाएगा, मेक सेंस, प्लस वर्क फंक्शन जो है वो तुम्हारा, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, एच एफ नॉट होता है ना, तो एच एफ नॉट अपॉन एच होगा, ये वाला एच तो हो जाएगा कैंसिल, दिस विल बेसिकली जस्ट बिकम एफ नॉट। अब ये इक्वेशन देखो जो सेकंड लाइन में लिखी हुई है, लुक एट दिस इक्वेशन एंड लुक एट द लाइन और लुक एट द ग्राफ, एवरीथिंग शुड चेक आउट। एफ इज ऑन द वाई एक्सिस, सो एफ इज योर वाई, ठीक है। ई के मैक्स इज ऑन द एक्स एक्सिस, सो दैट इज योर एक्स। एफ नॉट इज योर वाई इंटरसेप्ट, सो दैट इज योर सी, राइट। आई जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन समीन, कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज किया और एफ को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि एफ वाई एक्सिस पे है ना, एफ वाई एक्सिस पे तो एफ को सब्जेक्ट बना लिया और कुछ भी नहीं किया मैंने, बाकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही है इक्वेशन। हम P5 में भी यही करते हैं ना, जो चीज वाई एक्सिस पे होती है और जो चीज एक्स एक्सिस पे होती है उसके हिसाब से इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। वेवलेंथ की टर्म में भी करते हैं बेटा, पहले ये तो होने दो, अभी मैं आराम से अब खुद आपके साथ साथ समझ के कर रहा हूँ, पहले से याद नहीं किया हुआ, तो यू जस्ट थिंक ऑन योर फीट, ओके। अब यहाँ पे 1/h जो है ये आपका m के बराबर आ रहा है, सो आई वॉज राइट, आई गेस आई वॉज राइट कि ये जो आपका m है ये 1/h के बराबर आ रहा है, ये सही है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ये ओके हो गया सब। क्या कह रहे हैं कि वो ग्राफ अगर आपको ई के मैक्स, यूजली आपको ग्राफ इस तरह का मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है ऐसा, एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ई के मैक्स जो है वो वाई एक्सिस के बजाय एक्स एक्सिस पे डाल दिए, सो सारी चीजें चेकआउट हो रही हैं, इक्वेशन से सब चीजें मैच हो रही हैं। अब इसी तरह इसके साथ भी करके देख लो, इसके साथ आप क्या करोगे, वही इक्वेशन जो पहले लिखी हुई होती है, किस तरह, यहाँ पे ओरिजिनली लिखा हुआ होता है, ई के मैक्स आपका यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अब जनरली तो ऐसे होता है, हम इसको कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, हम इसको लेकर आ रहे हैं इधर क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, एक मिनट, और इसको उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा 1/λ वाई एक्सिस पे है। अब रीअरेंज कुछ ऐसे करूंगा कि 1/λ को लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, बेसिक अलजेब्रा और कुछ भी नहीं हो रहा। सो ई के मैक्स के साथ क्या आके डिवाइड हो रहा है, ई के मैक्स के साथ यहाँ आके क्या डिवाइड हो रहा है, सी डिवाइड हो रहा है, नहीं एच और सी दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, 1/h सी यहाँ पे लिख सकता हूँ, सही है। अच्छा जी, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, इस जगह पे प्लस साइन होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है वो रीअरेंज की थी इक्वेशन, तो मैंने साइन को चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, और वर्क फंक्शन जो है उसको भी मैं खोल के लिख देता हूँ। वर्क फंक्शन के अंदर मुझे एक्चुअली लिखना होता है एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। तो अब सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। आपका जो वाई इंटरसेप्ट है, नहीं हाँ एच सी अपॉन लेमडा नॉट था, लेकिन यहाँ पे यार एक मिनट रुक जाओ जरा, सुकून से एक्सप्लेन करूंगा। ये एच सी अपॉन लेमडा नॉट यहाँ से पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, लेकिन याद करो कि इधर से एच सी जो है वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो रहा है, तो पहले वाले टर्म से भी डिवाइड होगा, वो तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और दूसरे वाले टर्म पे भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी लाके एच सी को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब एच सी यहाँ आके डिवाइड होगा तो ये वाला एच सी और ये वाला एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता क्या है, सिर्फ 1/λ बचता है, सिर्फ 1/λ बचेगा, और वो तुम्हारा होना चाहिए वाई इंटरसेप्ट, जो कि मैंने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था। और आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा, और जो आपका ग्रेडियंट है वो 1/hc आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चीज़ें ओके हो गई सारी, समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा डन हो गया। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास, ये दोनों चैप्टर लंबे लंबे, 500 क्वांटम लंबा है, अभी आधा हो गया समझ लो क्वांटम, अब क्वांटम का बाकी आधा पार्ट जो हम कर लेते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा वाला पार्ट ये कहता है कि आप जब व्हाइट लाइट लेते हो ना, व्हाइट लाइट, तो उसके अंदर सारी वेवलेंथ मौजूद होती हैं, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की सारी वेवलेंथ मौजूद होती है,
और वो सारी वेवलेंथ्स को आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो? अगर वो सब एक बीम में ट्रेवल कर रही है तो हम एक लाइट को डिस्पर्स कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से डिस्पर्स कर सकते हैं। या तो आप यूज कर सकते हो प्रिज्म, या तो आप यूज कर सकते हो प्रिज्म, जो कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। प्रिज्म के अलावा एक और ऑप्शन क्या है आपके पास? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी अगर व्हाइट लाइट पास करें तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी जो आगे पैटर्न बनाता है, डायफ्रैक्शन पैटर्न, और मैक्सिमस बनाता है, वो मैक्सिमस भी जो है वो कलर्स में स्प्लिट हुए होते हैं। तो अगर लाइट पूरी है, पूरी पूरी लाइट का मतलब ऐसा कि उसमें कोई भी फोटोन किसी भी वेवलेंथ का मिसिंग नहीं है, तो पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा, एक फुल स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसके अंदर आप रेड से लेके वायलेट इंडिगो तक सारे कलर देख रहे हो, नॉट अ सिंगल वेवलेंथ इज मिसिंग। ट्रू। अब हो ये रहा है कि आपने क्या किया, एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो आप बना सकते हो डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का आप एमिशन स्पेक्ट्रम बना सकते हो। और एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर होता है कि गैस को एक हाई वोल्टेज वाली ट्यूब में रखा जाता है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज की वजह से एक स्पार्क क्रिएट होता है गैस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर डी एक्साइट होते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होकर डी एक्साइट होते हैं तो फोटॉन्स ऑफ लाइट एमिट होते हैं गैस के एटम में से। अब वो जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन स्लाइस डी एक्साइटेशन होने पे जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारी वेवलेंथ्स के हो ही नहीं सकते। अब उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह क्या है? एक मिनट रुकना। उसकी वजह क्या है, समझो भाई बात। ये रहा आपका एनर्जी लेवल का डायग्राम। आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट शेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो थोड़ी देर बाद ही डी एक्साइट कर जाता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करता है तो क्या होता है? फोटोन एमिट होता है। लेकिन फोटोन की एनर्जी क्या होगी? जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी? ये जो फोटोन एमिट हो रहा है ये वाला, इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? इसकी एनर्जी एग्जैक्टली दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके बराबर होनी चाहिए। Because as the electron is de-exciting, the electron is losing energy. So if the electron is going from minus 0.14 to minus 0.24, right? Electron is going from this energy level to this energy level. इतना डिफरेंस आ रहा है। ये जो E1 या माइनस E2 का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों एनर्जी लेवल्स में, ये एग्जैक्टली जो डिफरेंस है ये मेरे फोटोन की एनर्जी जो कि HF होती है उसके बराबर होगी, राइट? HF की तो इक्वल किया है बेटा, HF ही है, लेकिन HF किस चीज के इक्वल है? इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की एनर्जी वो है तो HF ही, लेकिन HF को इक्वल किस चीज का करना है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हैं उनके डिफरेंस के इक्वल। ठीक है। और फिर यहां से आप जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ का फोटोन एमिट हुआ है वो आप निकाल सकते हो। अब बात सारी ये है कि हर गैस के एटम्स यूनिक होते हैं, राइट? पीरियोडिक टेबल में यूनिक है एलिमेंट्स सारे, और यूनिक एलिमेंट्स हैं इसलिए उनके अंदर यूनिक एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये अगर मैं डायग्राम देख रहा हूँ और मैं कह देता हूँ ये मरकरी के वेपर का डायग्राम है, ये मरकरी का जो एटम है उसके एनर्जी लेवल्स का डायग्राम है। अब मरकरी के अलावा कैडमियम वेपर होता है, आपका हीलियम होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, आपकी नियॉन गैस हो सकती है, आपकी जीनॉन गैस हो सकती है। डिफरेंट गैसेस हैं जिनको लो प्रेशर पे रख के उनके अंदर से हम उनका एमिशन स्पेक्ट्रा बना सकते हैं हाई वोल्टेज पास करके। अब ये सारे एटम्स यूनिक हैं, सबके अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट हैं। अब डिस्क्रीट और यूनिक दो अलग अलग बात है। यूनिक इन टर्म्स के अगर एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करूं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मुझे मिलेंगे। तो अगर एक एटम जो है वो इस किस्म का, एक एटम जो है वो इस किस्म का एमिशन स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो हीलियम का एमिशन स्पेक्ट्रा, पहली बात तो ये हाइड्रोजन का जैसे जब भी बनाऊंगा, जिस जमाने में भी बनाऊंगा, दुनिया में जिस कोने में भी बनाऊंगा, हमेशा ही ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन का हमेशा ऐसा ही होगा बिकॉज उसके एनर्जी लेवल्स हमेशा आइडेंटिकल वैसे ही होंगे। लेकिन अगर मैं हीलियम का बनाऊंगा तो वो हाइड्रोजन से उसकी लाइनें जो है वो डिफरेंट जगह पे आएंगी। सो द इंटायर स्पेक्ट्रम इज ब्लैक बट द कलर्ड लाइंस आर ओनली दोज फोटॉन्स जो स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स एमिट हुए थे।
अब बात सारी ये है कि फोटोन कुछ स्पेशल वैल्यूज ही के क्यों एमिट हुए, क्योंकि मेरा जो एनर्जी लेवल्स हैं, मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं एटम के, वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी बिल्कुल यूनिक है हर एटम के अपने अपने। तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल के आने पे, जितनी एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे आने में, उतनी ही फोटोन ने एनर्जी गेन करनी है। एंड सिंस दीज एनर्जी लेवल्स आर यूनिक फॉर एवरी एटम, द पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन वो भी हर एटम का यूनिक होता है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है ये वैसे ही आपको एक एविडेंस दे रहा है, एविडेंस इस चीज का दे रहा है कि आपका जो एटम है उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लूज एनर्जी, ये सवाल कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी लूज क्यों करता है। बेटा जब आप क्या कहते हैं गैस के अंदर से हाई वोल्टेज पास करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होकर ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे ही जाते हैं। आप जब वोल्टेज पास करते हो हाई वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ उसमें से वो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाके एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए एक्साइटेड नहीं रहते, बल्कि वो थोड़ी देर बाद ही फौरन डी एक्साइट होकर अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आते हैं। और जब वो अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आते हैं तब जाके ये एमिशन जो है वो हो रही होती है फोटॉन्स की। ठीक है। अच्छा, अब जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, ये ट्रांजिशन है इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, ट्रांजिशंस बहुत तरह की हो सकती हैं। ये एक ट्रांजिशन हो सकती है, ये वाली एक ट्रांजिशन हो सकती है, ये वाली एक ट्रांजिशन हो सकती है, ये वाली एक ट्रांजिशन हो सकती है, ये एक ट्रांजिशन हो सकती है, एंड देर आर मेनी पॉसिबल, लाइक हर दो लाइनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये जो ट्रांजिशंस मैं बना रहा हूं बेटा, ये जितनी ज्यादा पॉसिबल है ट्रांजिशंस, जितनी ज्यादा पॉसिबल है ट्रांजिशन, यहाँ पे टोटल कितनी बन सकती है अभी आप बनाने बैठोगे तो आई थिंक 10-12 बन जाएंगी, काफी सारी बन जाएंगी। अगर हम बनाने बैठे तो काउंट भी कर सकते हैं। लेट सपोज, चलो अगर हम क्वारी कर लेते हैं यहाँ, 1 2 3। अब मैं आपको पॉसिबल एनर्जी ट्रांजिशंस काउंट करना सिखा रहा हूँ। सारे पॉसिबल लाइनों के बीच में ट्रांजिशंस आपने दिखानी है। सो पहली से दूसरी, पहली से तीसरी, पहली से चौथी, पहली से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ये कितने बन गई अभी तक? 1 2 3 4 5 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। मतलब इस एमिशन स्पेक्ट्रा की डायग्राम के ऊपर 5 लाइनें तो नजर आएंगी। अभी तो मैं वैसे 3 बनाई हुई यहाँ पे, अभी और भी पॉसिबल है, राइट? और क्या क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा, अब तीसरे वाले से स्टार्ट करते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और क्या रह गया हमारे पास? अभी बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, और यहाँ से यहाँ तक बन सकती है, और यहाँ से यहाँ तक बन सकती है, और एक लास्ट आई गेस जो रह गई है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं उतनी ही ऊपर लाइनें बनेंगी आपके मिशन स्पेक्ट्रा में, क्योंकि उतने ही डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे एक और ये है कि जो ये वाला फोटोन है, ये वाली जो ट्रांजिशन है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस की ट्रांजिशन है। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो इससे जो फोटोन एमिट होगा वो कहाँ पे लाइन बनाएगा? वो बिल्कुल स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ लाइन बनाएगा, रेड एंड एंड की तरफ लाइन बनाएगा, बिकॉज दैट विल बी द लोएस्ट एनर्जी फोटोन, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है भी तो। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है तो यहाँ पे लाइन ही नहीं बनेगी। सही है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और जो सबसे हाईएस्ट ट्रांजिशन है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन से सबसे नीचे वाली लाइन में हो रही है, ये वाली जिसको मैं पिंक में सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली जो एनर्जी ट्रांजिशन है, ये सबसे ज्यादा बड़ी ट्रांजिशन है। इसका हाईएस्ट एनर्जी फोटोन जो है वो बनेगा, और उसकी जो लाइन बनेगी वो ऑल द वे ओवर हेयर होगी, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है भी तो। अगर यूवी के स्पेक्ट्रम है तो ऑब्वियसली यू कांट सी इट विद द नेकेड आई, एंड देन यू हैव टू हैव अ यूवी डिटेक्टर इन ऑर्डर टू सी दैट। डू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो अफेक्ट? अमाज, ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे रेलेवेंट है इससे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो हम इंटेंसिटी तो मेजर कर ही नहीं रहे होते, हमारा मेन कंसर्न होता ही जो है वो फ्रीक्वेंसी
हाँ बात सही कह रहे हो तुम, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन देखो एक गैस का सैंपल कितना बड़ा है ये भी तो सोचो ना। ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो मैंने गैस रखी है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ गैस है, कितने मोल्स ऑफ गैस है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एटम के अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि कितनी गैस है और उसके अंदर से मैं कितना वोल्टेज पास कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हाई वोल्टेज पास करूंगा फिर उतनी इंटेंसिटी से लाइट एमिट हो सकती है। बट यहाँ पे हमारा कंसर्न इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट द कंसर्न ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटेंसिटी कंसर्न नहीं है, कंसर्न हमारा फ्रीक्वेंसी स्लैश वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। सही है। तो भाई होपफुली बात समझ में आ गई एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का बिल्कुल उल्टा है। उसके अंदर आप क्या करते हो कि एक गैस लेते हो, एक लाइट लेते हो और उस लाइट को एक गैस में से पास करते हो। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो व्हाट हैपेंस इन अ स्टार। एक स्टार में ऐसा कब होता है, स्पेस फिजिक्स में भी आप लोग एमिशन स्पेक्ट्रा और वो क्या कहते हैं रेड शिफ्ट पढ़ते हो, तो स्टार से भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो कैसे देखा जाता है, बात को समझो। स्टार के कोर में क्या हो रही होती है, फ्यूजन। फ्यूजन से क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट। स्टार के सरफेस पे क्या होता है, गैस होती है, यूजुअली हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर होता है। वो जो स्टार के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है कोर में, वो लाइट स्टार के अंदर से होती हुई स्टार के सरफेस से होती हुई बाहर आती है। तो स्टार के अंदर अंदर ही जब वो लाइट बाहर आते आते उसमें से कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। व्हाइट लाइट एक गैस में से पास कर रहा हूँ और उस गैस के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर फोटॉन जो है वो गैस के एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों एब्जॉर्ब करेंगे बताता हूँ। वो फोटॉन्स अब मिसिंग है। जब ये लाइट यहाँ पे आके डिस्पर्स करके स्क्रीन पे मारी जाएगी तो ये सारी लाइट होगी, यहाँ पे पूरी वाइट लाइट होगी, लेकिन वो जो 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 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए थे वो यहाँ पे अब आपको नहीं नजर आएंगे और वहां पे डार्क लाइन होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। दे आर मिसिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम बिकॉज दे वर एब्जॉर्ब बाय द गैस एंड दे वर लेटर री एमिटेड इन some random directions, so they did not get to the screen. But the point is, why do they absorb? Why do they absorb? Absorb क्यों करते हैं हमारे एटम्स फोटॉन्स को? तो लेफ्ट साइड से फोटोन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स आ रहे हैं। एक फोटोन है ये वाला, इस फोटोन की जो एनर्जी की वैल्यू है वो ना तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके बराबर है, ना वो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना उसके बराबर है, ना वो ये वाले दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, ना वो ये वाले एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। अब कितने पॉसिबल, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है। इन शॉर्ट ये जो वेवलेंथ है ग्रीन वाले फोटोन की, ये जितने भी मैं ट्रांजिशंस पॉसिबल शो कर सकता हूँ, जैसे मैंने पॉसिबल ट्रांजिशंस काउंट की थी, उसमें से किसी से भी इसकी फोटोन की एनर्जी मैच नहीं होती, एनर्जी लेवल के डिफरेंस से मैच नहीं होती। तो ये फोटोन जो है ये अनएब्जॉर्ब गुजर जाता है इस गैस से अनअफेक्टेड। लेकिन अब एक फोटोन आ रहा है ये वाला, इसकी जो वेवलेंथ थी और वो ऐसी थी, या इसकी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि ये वाले जो दो एनर्जी लेवल्स हैं इनकी E1 और E2 का जो एनर्जी डिफरेंस है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या इस फोटोन की वेवलेंथ, इस E1 माइनस E2 की, इस फोटोन की अपनी एनर्जी जो है E1 माइनस E2 के एनर्जी डिफरेंस के बिल्कुल बराबर थी। तो ये फोटोन हमारा एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, ऊपर वाले लेवल पर जाएगा और ये फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे एब्जॉर्ब किया और नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पर चला गया। अच्छा, वो लेटर ये इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट होकर नीचे आ जाता है और ये फोटोन री एमिट हो जाता है। इस फोटोन को री एमिट भी कर देती है गैस, लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं करती री एमिट, किसी रैंडम डायरेक्शन में एमिट करती है, तो वो स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाते फोटोन और इसलिए वहां स्क्रीन पर डार्क लाइन नजर आ रही होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशंस ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, कैलकुलेशन इज द सेम। E1 माइनस E2 का जो डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल रखना है और वो फोटोन की एनर्जी HF या HC अपॉन लैम्डा होती है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू जूल्स एंड जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपको करनी आनी चाहिए, एंड दैट शुड बी it. And the calculation questions are pretty straightforward, pretty easy. I think the things that student finds harder are to basically count all the possible transitions and match the transition to the right line on the emission spectra. ये बात समझना जरूरी है।
ठीक है, वो भी मैंने आपको कोशिश करके एक्सप्लेन कर दिया है कि बड़ी ट्रांजिशन का वेवलेंथ कहाँ पे जाके बनता है और छोटी ट्रांजिशन का वेवलेंथ कहाँ पे जाके बनता है। ये लाइन स्पेक्ट्रा हो गया। वेव पार्टिकल डुअलिटी हमने रफली डिस्कस कर लिया, लेकिन एक दफा और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा कि वेव्स भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और जिन चीजों को आप जनरली एज अ पार्टिकल एक्सेप्ट करते हो वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। उसकी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स, बट दे when this experiment is performed, जहाँ पे कैथोड रे से थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड एनोड के थ्रू एक्सेलरेट करवा के एक ग्रेफाइट की फिल्म में से पास करता हूँ। दैट ग्रेफाइट फिल्म इज एक्टिंग एज अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट हैपेंस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कि हमारी डायफ्रैक्शन रिंग्स बन जाती हैं आगे फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर जाके। So electrons, they're not waves. Why are they behaving like waves? The answer is, well, sometimes they do behave like waves. Sometimes you have to consider them that they have some wave nature. और वो जो उनकी वेव नेचर है उसकी बेसिस पे हम उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कोई भी पार्टिकल, कोई भी दुनिया में चीज जिसको आप पार्टिकल कंसिडर करते हो, उसको मैटर कंसिडर करते हो, उसको वेव नहीं कंसिडर करते, उसकी भी एक वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप निकाल सकते हो बाय प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। पार्टिकल का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास तो पार्टिकल का जनरली फिक्स्ड होता है इफ इट्स ट्रैवलिंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स का मतलब है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से अगर बहुत करीब उसकी स्पीड नहीं है तो उसका मास तो जनरली सेम ही रहता है पार्टिकल का, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो कम ज्यादा हो सकती है, राइट? एंड दैट वेलोसिटी कैन अफेक्ट the velocity can affect the momentum of the particle, and that momentum of the particle can affect the de Broglie wavelength of the particle। और जब पार्टिकल की वेवलेंथ अफेक्ट हो सकती है तो ये जो स्क्रीन पे डायफ्रैक्शन रिंग्स बन रही हैं ये पैटर्न भी अफेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इलेक्ट्रॉन्स को ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करवाया जाए तो डायफ्रैक्शन रिंग्स बड़ी हो जाएंगी या छोटी? अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर पढ़ा था उससे इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा हाई वोल्टेज से पास किया, कैथोड एनोड के बीच में वोल्टेज बढ़ा दिया, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया तो वेवलेंथ कम हो गई। अब वेवलेंथ कम होने से क्या हुआ? अब आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के और डायफ्रैक्शन के टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डायफ्रैक्शन मैक्सिमम तब होती है, मतलब बड़ी बड़ी रिंग्स तब बनती हैं अगर वेवलेंथ कंपेरेबल हो टू द स्लिट्स इन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और यहाँ पे स्लिट्स क्या है? ग्रेफाइट के जो एटम्स हैं, ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो गैप्स हैं, दोज आर बेसिकली स्लिट्स फॉर आवर इलेक्ट्रॉन्स, वो वहां से पास करेंगे। अब होगा ये कि अगर वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है स्लिट के मुकाबले में वेवलेंथ कम हो जाएगी तो डायफ्रैक्शन कम होती है। मतलब ये जो एंगल है जिसपे मैक्सिमा बन रहे हैं वो छोटे होते जाएंगे, तो ये रिंग्स जो है वो छोटी हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम कर देंगे तो रिंग्स बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, न्यूट्रॉन से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो डिफरेंट रिंग्स बनेंगी, और प्रोटॉन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो डिफरेंट रिंग्स बनेंगी। हर पार्टिकल ये फिनोमेना शो कर सकता है अंडर द राइट कंडीशंस ऑफ कोर्स, ठीक है? अच्छा, सारी बात जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? और एक छोटा सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि कैथोड एनोड के बीच में जो वोल्टेज है उसको अगर आप चार्ज ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आ जाती है, और वो एनर्जी जो है जाहिर सी बात है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी से अगर आप डायरेक्टली मोमेंटम निकालना चाह रहे हो तो p²/2m से इक्वेट कर सकते हो। दिस इज एन इक्वेशन दैट यू डिराइव बैक इन AS, बट यहाँ पे आप याद कर लो इस इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के एक दो रिसेंट क्वेश्चन में ये इक्वेशन यूज हुई थी, सो इट्स गुड टू रिमेंबर दैट इक्वेशन, ठीक है? बाकी जो सारी बात है वो एक्सप्लेन हुई हुई। वेव पार्टिकल डुअलिटी की समरी यही है कि आप ये वाला पॉइंट रीड कर लें, ये वाला पॉइंट रीड कर लें, ये वाला पॉइंट रीड कर लें, और ये वाला पॉइंट रीड कर लें। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस interact with matter as a particle, that like photoelectric effect and like line spectrum. Electromagnetic radiation travel through space as a wave, और इसका एविडेंस है डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह। इलेक्ट्रॉन्स की या कोई भी पार्टिकल की बात कर लें, वो भी इंटरैक्ट विद मैटर एज पार्टिकल एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एज अ वेव। दोनों के लिए सेम बातें रिपीट हो रही है, ठीक है? सो दैट्स बेसिकली योर वेव पार्टिकल डुअलिटी, एंड दैट्स अबाउट इट। ये है आपका क्वांटम का चैप्टर। अब क्वांटम का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर कोई सवाल है स्पेसिफिक पूरे चैप्टर में से, कोई पर्टिकुलर पार्ट जो आपको तंग कर रहा है तो पूछ लो,
तब तक मैं 2-4 मिनट ब्रेक भी ले लेता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, कोई सवाल जहन में आ रहा है तो पूछ लो, फिर न्यूक्लियर की तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियर को कवर कर लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स इतना लंबा नहीं है, जरा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। पता नहीं, सब कुछ ही लंबा है यार। पेट स्कैन का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है यार। पेट स्कैन का पूरा एक ही लेक्चर है अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स, जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और लेस देन 1 आवर का लेक्चर है। सो इफ यू वॉच इट एट 2x स्पीड यू कैन वॉच इट इन 20 मिनट्स। साहिल, 20 मिनट में कवर कर लोगे अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स, इफ यू जस्ट वॉच द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एंड वो सारा कवर हो जाएगा। बहुत छोटा सा है पेट स्कैन। हाँ भाई, स्टार्ट करें न्यूक्लियर, कुछ पूछना तो नहीं है? आई जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक एंड देन आई विल बिगिन, ठीक है। पानी वानी पी लो जरा मैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, कैन एवरीवन हियर मी? ब्रेक लिया था भाई 5 मिनट का, शुरू कर रहे हैं हम। ऑल राइट, न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का। ठीक है, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि अगर आपके पास सेपरेट सेपरेट न्यूक्लियॉन्स हो, जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन है, उनका अगर आप मास लो टोटल, तो वो कुछ और आएगा, और उन सबको कंबाइन कर दो एक एक्चुअल न्यूक्लियस बनाने में, तो वो मास कुछ और आएगा। और होगा ये कि आपका जो कम प्रोटॉन का मास है जैसे ये वाला, और न्यूट्रॉन का मास है ये वाला, इनको प्लस किया तो ये वैल्यू आ रही है। लेकिन जब एक एक्चुअल, अब ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिला के हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो 4.0 समथिंग यू का मास आना चाहिए। आता तो 4.0 समथिंग ही है, लेकिन कंबाइंड मास न्यूक्लियस का आ रहा है वो थोड़ा सा आ रहा है कम। तो कंबाइंड न्यूक्लियस का जो मास है वो सेपरेट न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा कम है, और इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। एक और जगह जहां पे आपको मास डिफेक्ट दिखता है वो ये है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फिजन हो रही है, फ्यूजन हो रही है, या कोई भी और रैंडम टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो उसके अंदर बेटा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास यूजुअली यूजुअली जो है वो मास आपके, जब आप मास को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स के मास और आपके जो रिएक्टेंट्स के मास है उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा सा हमेशा जो है वो ज्यादा होता है, प्रोडक्ट्स का मास थोड़ा सा कम होता है। इस चीज को भी मास डिफेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, अगर ये मास आपके प्रोडक्ट्स का ज्यादा हो जाए तो फिर उसे मास एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, मास एक्सेस वाले जो आपके रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकते, उनको एनर्जी देनी पड़ती है करवाने के लिए। जो मास जो मास डिफेक्ट वाले, बेटा अभी क्लास खत्म करके ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सोने से पहले। अच्छा, आपके जो मास डिफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मास डिफेक्ट वाले जो आपके रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं, उनको आपको अलग से एनर्जी देनी नहीं पड़ती। ठीक है, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन येलो में हाईलाइट हुई है। ऑलराइट, और मास डिफेक्ट निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास सबका एक तरफ करो, और आपका जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मास एक तरफ लिखो, और फिर सब्ट्रैक्ट करके देखो, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जरा। मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, E इक्वल्स mc²। कोई भी रिएक्शन हुआ है अगर उसमें मास थोड़ा सा कम आ रहा है प्रोडक्ट्स का, मतलब मास डिफेक्ट आ रहा है, तो मास डिफेक्ट की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको पता लग जाएगा एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसको आगे जाके देखते हैं कि किसी भी न्यूक्लियॉन की या किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी की कन्वर्जन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो तो आप देख ही चुके हो ऑलरेडी। लेकिन E इज इक्वल टू mc² से आप ये कन्वर्जन याद भी कर सकते हो कि अगर आप लेट सपोज आपके पास U में 1 U का मास है, जो कि आप M की जगह kg में कन्वर्ट करके डालो, और यहाँ पे उसको c² से मल्टीप्लाई करो, और एनर्जी आए जूल्स में, और उस जूल्स को आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो पता ये चलता है कि 1 U का जो मास है इट ऑलवेज गिव्स यू, अगर 1 U का मास जो है वो आपका डिफेक्ट आ रहा है, तो वो तकरीबन आपको 931 से 934 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट्स के बीच में एनर्जी देता है। ठीक है, इस बात को जहन में रखना। अब बात सारी ये हो रही थी कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मास डिफेक्ट होता है हमेशा, राइट। सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है, और हमारा जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो कम होता है। वो मास डिफेक्ट आप E इक्वल टू mc² में जो डालते हो, तो आपके पास क्या, वो मास डिफेक्ट की वैल्यू ली, kg में कन्वर्ट करके M की जगह डाली, उससे एनर्जी निकाली, ये जो एनर्जी आएगी वो उस न्यूक्लियस की क्या चीज होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी। सो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ दैट मास डिफेक्ट। ठीक है, मास एनर्जी की इक्विवेलेंस हमने E इक्वल टू mc² पढ़ी थी, और स्पेसिफिकली मास डिफेक्ट की जो एनर्जी इक्विवेलेंस आती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। सो किसी भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है इस बात का कि आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड हुए हैं, राइट, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इफ यू वांट टू सेपरेट ऑल ऑफ देम, राइट,
उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बिकॉज द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, सो यू हैव टू प्रोवाइड देम द एनर्जी टू सेपरेट देम। अब ये बात समझना जरूरी है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के पास है नहीं, बाइंडिंग एनर्जी उसको तोड़ने के लिए जो देनी पड़ती है वो एनर्जी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली जस्ट ट्रीटेड लाइक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव केसेस में नेगेटिव होती है, तो इसको भी एक नेगेटिव वैल्यू की तरह कंसिडर किया जाता है कि ये एनर्जी वो है, वो न्यूक्लियस के पास है नहीं, बल्कि वो एनर्जी है जो इसको चाहिए सेपरेट होने के लिए, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है किसी भी न्यूक्लियस की, उतना ही वो स्टेबल होता है। अच्छा खैर, अब आपके पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, जैसे ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये एक फ्यूजन रिएक्शन है, उसकी एग्जांपल है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करना है, उसके अंदर आपको ऊपर वाला या नीचे वाला नंबर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि ऊपर वाला जो प्रोटॉन, नीचे वाला जो प्रोटॉन नंबर है वो हमेशा कंजर्व होगा, तो मिसिंग नंबर आप हम उस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। ऊपर वाला जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो हमेशा कंजर्व होगा, इस तरह आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। और मास एनर्जी कंजर्व होती है, वो तो आप E=mc² से एनर्जी की कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है। मास डिफेक्ट निकाल लोगे, मास एक्सेस अगर होगा तो वो निकाल लोगे, रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये निकाल लोगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यार ये इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो ये आप कैसे निकालोगे? और पहले तो ये इस बात को कैलकुलेट करो कि इस रिएक्शन के अंदर मास एक्सेस है या मास डिफेक्ट है। तो हमेशा अपनी आदत बना लो कि अपने जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका मास जो है वो आप हमेशा पहले लिखो, और उसमें से बाद में माइनस करो प्रोडक्ट्स का मास। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ये मास डिफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का मास कम है तो इसलिए ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये मास डिफेक्ट है। अगर ये आंसर आ जाता है नेगेटिव, मतलब इनका मास एक्चुअली ज्यादा है और इनका मास कम है, तो ये मास एक्सेस है। और मास एक्सेस इस बात की निशानी है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता, और इन दो न्यूक्लियस को कंबाइन करने के लिए एक्चुअली एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक दूसरे से जो है वो रिएक्शन कर सके। अच्छा, दूसरी बात ये कि मास डिफेक्ट वाले जो आपके जो रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं, उनके लिए आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं। अब एक और बात ये कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यार इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो सपोज करो आप इस रिएक्शन में तो खाली एनर्जी रिलीज होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें मास एक्सेस है, तो इस रिएक्शन में तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बल्कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज ये पूछे कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी, तो लेट सपोज आप सपोज कर लो कि आप ये जो रिएक्टेंट्स का मास है वो लिया और प्रोडक्ट्स का मास लिया वो लिया, ठीक है। इनको इनकी यू में आपको वैल्यूज दी हुई है, और इनको आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट वगैरह किया, आपका मास डिफेक्ट आ गया। उस मास डिफेक्ट को आप डालोगे किस चीज में? E=mc² में। E=mc² में जब डालोगे तो पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो कितनी हो रही है। अगर एक्सेस है तो आपको पता लग जाएगा एनर्जी देनी कितनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा यह जाता है कि यार कोई नंबर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर दो। तो प्रोटॉन अगर बाकी नंबर्स गिवन होंगे तो अगर एक नंबर मिसिंग होगा तो प्लस माइनस करके आप उसे फिल आउट कर सकते हो, बिकॉज नीचे वाला नंबर हमेशा कंजर्व होता है। तो 7+= 9 एंड 8+1 ऑल्सो 9। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 8 मिसिंग होता, अगर 8 ना गिवन होता तो मैं उसको x रख के फाइंड आउट कर सकता था। इसी तरह ऊपर वाला नंबर भी कंजर्व होता है। साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनकी इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स जो हैं वो पहले से पता होना चाहिए, कॉमनली नोन सिंबल्स, जो कि कुछ पार्टिकल्स के हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के अलावा पॉजिट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट है मुझे जरा बताते जाओ, कुछ मैं मिस ना कर दूं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्रोटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ये भी प्रोटॉन ही है आपका एसेंशियली। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होता है, ऐसे ही है। अल्फा पार्टिकल है फॉर एग्जांपल 2 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। एंड बीटा पार्टिकल लिखा हुआ है तो ये बीटा भी होता है, और अगर बीटा प्लस पार्टिकल है तो वो ये होता है। और क्या चीजें जो आपको पता होनी चाहिए? एनीथिंग एल्स दैट यू शुड नो बिफोर हैंड? लाइक कुछ पार्टिकल ऐसे हो जिनके आपको सिंबल्स और इनके ऊपर और नीचे वाले नंबर पहले से पता हो। कोई और पार्टिकल है इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ? आई गेस ये तो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। कोई और अगर है तो बता दो। आई गेस यही है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो ये सिंबल्स फिर भी याद रखना, ठीक है। हो सकता है किसी मेन लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी हो, लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए भी हो,
या किसी पास पर कराते हुए बताया हूँ, बट ये तो डेफिनेट है कि यार ये एटलीस्ट आपको पता हो, ताकि आप किसी भी चीज़ को इक्वेशन के अंदर कोई मिसिंग चीज़ जो है उसको फिल आउट कर सको। अक्सर क्वेश्चन में ये करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस की और स्टेबिलिटी की। देखो बेटा, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे आएगी? बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो सीख ली, किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो सीख ली। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? सपोज करो ये है मेरे पास हीलियम, ये है मेरे पास हीलियम। हीलियम में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4। हीलियम की जो भी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसको 4 से डिवाइड कर दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। अब ये ग्राफ है जो कि सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का, सारे न्यूक्लिया का आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है। वाई एक्सेस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है उनकी, जो कि उनकी स्टेबिलिटी बता रहे हैं, और एक्स एक्सेस पे उनका न्यूक्लियॉन नंबर है। अब इसके अंदर ये ग्राफ की शेप आपको याद होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्केच इट विद इंपॉर्टेंट वैल्यूज। और इस ग्राफ की शेप से आपको स्टेबिलिटी का पता चल रहा है कि पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है जिसका मास नंबर जो है वो 56 होता है, वो आयरन है। और आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका एलिमेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, बिकॉज उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आप देख रहे हो 8 और 9 के बीच में सबसे ज्यादा है। ठीक है, बी के दोनों तरफ, ए की तरफ जाओ सी की तरफ चले जाओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। सो बी द आयरन इज द मोस्ट स्टेबल वन। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट इट्स आयरन और निकल। ठीक है, छोटे छोटे जो आपके ए के करीब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत अनस्टेबल हैं, और आपके सी के करीब जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबल होते जाते हैं। एक और बात ये जहन में रखनी है कि फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कौन से एलिमेंट्स के हो सकते हैं? ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द ब्लू लाइन, मतलब कि उनका न्यूक्लियॉन नंबर बी की वैल्यू से, आयरन से पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं राइट इस ग्राफ के ऊपर, दे विल ओनली अंडरगो फ्यूजन एंड दे विल ओनली गो टूवर्ड्स द राइट। मतलब वो जो नया न्यूक्लियस बनाएंगे वो बी से पहले पहले होगा, लेकिन ब्लू उनसे उनकी राइट साइड पे होगा। तो अगर लेट सपोज ये एक न्यूक्लियस है, एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक न्यूक्लियस है जिसकी फ्यूजन इस न्यूक्लियस के साथ होने लगी है, तो जो न्यूक्लियस वो बनाएंगे वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्लू लाइन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इन दोनों से टूवर्ड्स द राइट। मतलब ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो टूवर्ड्स द राइट लाई कर रहा होगा, और वो कहीं इधर ही कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा और व्हाटएवर। सही है, तो ये दोनों मिलके जब फ्यूजन करेंगे तो ये बना लेंगे, इस तरह का कुछ होगा। So this is something that's very important to remember, that fusion can only take place in the particles that lie to the left of B, right? पीक से लेफ्ट साइड पर लाई करते हैं और वो टूवर्ड्स द राइट अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो फिजन रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, तो सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है जो स्प्लिट होने वाला है, बता रहा हूँ अभी बाइंडिंग एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है। ये वाली बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है इस ग्राफ के अंदर, और इस बाइंडिंग एनर्जी में किस चीज की बाइंडिंग एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, इसके अंदर भी हम घुसेंगे। ठीक है मास, क्यों हैवियर एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है और क्यों उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, उसको रहने दो। लेकिन हाँ, जो बात आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों होती है और उससे जो है वो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, वो बात अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो बात मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि फिजन और फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी रिलीज क्यों होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। बट एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था कि जो राइट साइड ऑफ द ग्राफ है उसके अंदर सपोज करो ये एक हैवी न्यूक्लियस है और इसमें दो में स्प्लिट होना है। वो जो दो न्यूक्लियस होंगे वो इसके लेफ्ट साइड पे ही होंगे, सपोज करो एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। ठीक है, बट इससे ये पता चल रहा है कि देखो जो फिजन का रिएक्शन है और फ्यूजन का रिएक्शन है, दोनों के अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमेशा आपके रिएक्टेंट से हायर होते हैं ऑन द ग्राफ, राइट? जैसे ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये इससे ज्यादा ऊंचे हैं वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है या टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी अगर आप कह लो, हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा है। व्हाट डज दैट मीन? कि हमारे जो रिएक्शन है उसके अंदर, चाहे फिजन है या चाहे फ्यूजन है, उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये बात समझनी है। एनर्जी इसका मतलब है कि हमेशा हमेशा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिलीज होती है। बिकॉज गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस मेनी टाइम्स बिफोर, कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के पास है नहीं। बाइंडिंग एनर्जी तो बल्कि वो है कि जो न्यूक्लियस के पास एनर्जी नहीं है और उसे चाहिए क्या कहते हैं ब्रेक डाउन होने के लिए। सो एक ऐसा
न्यूक्लियस जो कि ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब उसके उसके पास और कम एनर्जी उसके न्यूक्लियॉन्स के पास। सो अगर इससे इस वाले न्यूक्लियस से ये दो न्यूक्लियस बन रहे हैं जिनकी ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, which basically means that this nucleon has less energy on its own and it needs more energy to break down, which basically means कि जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो है, वो जो जो भी रिएक्शन हुआ है उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब चाहे वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो, फिजन फ्यूजन दोनों में हमेशा रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एंड इनहेरेंटली दैट मींस के एनर्जी रिलीज हुई है। ये लफ्ज याद रखने हैं आपने सारे, ये रिपीट करने हैं अपने जवाब की एक्सप्लेनेशन में। यू ऑलवेज एक्सप्लेन दिस लाइक दिस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, या टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिख दो या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख दो, टोटल लिख दो तो बेहतर है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। और इसका मतलब ये है, आगे बस लिख दो, दिस मींस एनर्जी इज रिलीज, ऑलवेज रिलीज्ड, फिजन हो या फ्यूजन हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो फिजन और फ्यूजन होते क्या है? ऑब्वियसली यू शुड नो दैट कि फिजन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक आपका जो हैवियर एलिमेंट है, जो हैवियर न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट होता है लाइटर न्यूक्लियर में, रफली ऑफ द सेम साइज, साथ साथ उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। फ्यूजन जो है वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियर वो कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ में कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली यही हो रहा होता है जैसे, और उसमें एनर्जी उसमें भी रिलीज होती है। एनर्जी क्यों रिलीज होती है ये बात हमने अभी अभी एक्सप्लेन कर दी बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से। कॉमन पार्टिकल्स जिनके आपको सिंबल याद होने चाहिए उनकी लिस्ट मैंने यहाँ बना दी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, अल्फा पार्टिकल, बीटा माइनस, बीटा प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे होते हैं। ये वही है जो मैंने अभी वहां लिखे थे, कोई इनमें से ऐसा नहीं है जो वहां नहीं लिखा था, वही। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम, इस बात को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और रैंडम के अंदर भी दो तरह की रैंडमनेस है, रैंडमनेस इन डायरेक्शन एंड रैंडमनेस इन टाइम। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। रैंडमनेस का मतलब होता है यू कैन नॉट प्रेडिक्ट which nucleus in the sample will decay next or when a particular nucleus will decay. It also basically means that there is a constant probability that a nucleus will decay in any fixed period of time. मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियस की किसी भी न्यूक्लियस का एक सैंपल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस की डिके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये ज्यादा लाइकली टू डिके है या दूसरा वाला ज्यादा लाइकली टू डिके है। जितने भी सर्कल्स बने हैं इनमें से कोई सा भी अगला वाला डिके हो सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, अब ये है आपका डिके कर्व। डिके कर्व रेड वाला बना हुआ है और जो ग्रीन वाला कर्व बना हुआ है वो प्रोडक्ट का कर्व बना हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई कम होते हैं और जो स्टेबल न्यूक्लियस है सैंपल के अंदर वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल जब चीज डिके हो जाती है तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है मोस्टली। अगर अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाया तो फिर जरा ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम सिंपल सिंपल वाला ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ बेटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो? हाफ लाइफ का मतलब क्या है और हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते कैसे करते हो? हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन जिसमें आपकी एक्टिविटी और जिसमें आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आधे रह जाते। ठीक है, तो जो भी उनकी करंट वैल्यू है वो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधी रह जाएगी। तो अगर लेट्स सपोज आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे 500 मिलियन टू बिगिन विद, तो एक हाफ लाइफ जो कि इस केस में इस ग्राफ से पता चल रहा है 3 मिनट की है, उसके बाद वो 250 मिलियन जो है वो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे। अच्छा, जब 3 मिनट और गुजरेंगे तो 250 से वो 125 मिलियन हो जाएंगे। जब उसके बाद 3 मिनट और गुजरेंगे तो वो 62.5 मिलियन रह जाएंगे। राइट, so that is how you can calculate the half life from the graph. Why are there fluctuations in the graph? Fluctuations इसलिए हैं क्योंकि randomness है रेडियो एक्टिविटी की। 1 मिनट होल्ड करें।
ऑल राइट। तो भाई हाफ लाइफ जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने ग्राफ पे अप्लाई करके देख ली, ठीक है। अब ये बात याद रखें कि डिके कांस्टेंट जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितने न्यूक्लियस डिके हो सकते हैं अपॉन जितने टोटल न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी एन अपॉन एन या डेल्टा एन अपॉन एन प्रोबेबिलिटी होती है। इस प्रोबेबिलिटी की फ्रैक्शन को फर्दर डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाती है। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, डी एन अपॉन एन, डी एन अपॉन एन को फर्दर डी टी से डिवाइड कर दिया तो वो लैम्डा बन गया, डिके कांस्टेंट बन गया। और डिके कांस्टेंट जो है उसके अंदर, अब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया लास्ट स्टेप में। आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड इट कि लैम्डा एन को लेफ्ट साइड पे ले आया हूं और डी एन अपॉन डी टी को राइट साइड पे ले आया हूं, और एक मैंने छोटा सा माइनस साइन लगाया जो कि शो कर रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज है, ये नेगेटिव है, एज इन एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी ओवर टाइम। सो दैट्स व्हाई द डी एन अपॉन डी टी differential equation has a negative sign. Now those who have studied A2 maths, they know what differential equations are and what does a negative sign mean over here. But obviously we don't need to find the solution to this. इसका आप जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता है कि इस सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। आप dn को एक साइड पे लेके जाते हो, dt को एक साइड पे लेके जाते हो, और इसको जो है वो आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू n एंड विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर दोनों साइड को जब इंटीग्रेट कर लेते हो तो आपके पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने ये है, ये जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एसेंशियली ये उसका सॉल्यूशन है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये। ओरिजिनली ये ln वाली इक्वेशन थी, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी वो रिपीट हो रही है, लैम्डा n इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी। ये जो डी एन अपॉन डी टी है ये क्या है, कितने डिके हो सकते हैं और पर यूनिट टाइम में कितने डिके हो सकते हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो डिके हो सकता है वो रेट ऑफ डिके होता है, और रेट ऑफ डिके को हम एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो डी एन अपॉन डी टी को सिंपली ए करके लिख दिया जाता है। नेगेटिव साइन आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट शुड बी अवेयर कि जाहिर सी बात है डिके हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन वहां पे था, ठीक है। वो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन आपको यूज नहीं करने की जरूरत, लेकिन डेरिवेशन जो है, जो स्टेप्स हैं वो पता होने चाहिए कि क्या लैम्डा की क्या एक्सप्रेशन है, लैम्डा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस तरह लिखी जाती है, और फिर उसको कंबाइन करके लैम्डा एन इज इक्वल टू ए जो है ये फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल टॉप पे, उसका सॉल्यूशन जो है वो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है, और उसका सॉल्यूशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एन तो लिखा हुआ है, लेकिन उसको फिर मैंने बाद में इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी लिख दिया है, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो आपको ऊपर वाली इक्वेशन से पता चल रहा है कि ए और एन तो आपस में वैसे ही प्रोपोर्शनल है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए भी लिखी जा सकती है। अब इसमें एन नॉट जो है बेटा वो क्या है, वो तुम्हारे इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिविटी, इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, या ए नॉट जो है वो इनिशियल एक्टिविटी होती है। एन और ए जो है लेफ्ट साइड पे ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और फाइनल वैल्यू ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लिया है। ई जो है वो आपको पता है क्या होता है, और माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है तुम्हारा डिके कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट होता है और हर सैंपल का अपना अपना होता है, और टी जो है वो टाइम आपका वेरिएबल है, जो भी टाइम की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। एक बात प्लीज याद रखना कि ये जो लैम्डा है ये सैंपल का एक कांस्टेंट है, सैंपल की प्रॉपर्टी है एक, मतलब यूरेनियम का लैम्डा डिके कांस्टेंट कुछ और होगा, प्लूटोनियम का कुछ और होगा, जिनॉन गैस का कुछ और होगा। हर सैंपल का, हर रेडियोएक्टिव सैंपल का रेट ऑफ डिके पे डिपेंड करता है कि उसका डिके कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। जिस चीज का डिके कांस्टेंट हाई होता है इसका मतलब वो ज्यादा जल्दी जल्दी डिके कर रही है, और जिस चीज का डिके कांस्टेंट छोटा होता है इसका मतलब है कि वो ज्यादा देर से बल्कि स्लोली डिके कर रही है, ठीक है। डिके कांस्टेंट का बेटा जो वो है ना यूनिट, वो पर सेकंड होता है एसआई में, लेकिन पर मिनट पर आवर भी यूज किया जा सकता है। जो टाइम का यूनिट होगा वही डिके कांस्टेंट का भी यूनिट होना चाहिए। लैम्डा और टी का सिंबल सेम, यूनिट सेम होना चाहिए। वो सेकंड है तो ये भी पर सेकंड होगा, वो मिनट है तो भी पर मिनट होगा, वो ईयर है तो ये भी पर ईयर होगा, ठीक है। सो कीप दैट द सेम। एक्टिविटी का जो यूनिट है वो एसआई में पर सेकंड ही है, जिसको हम बेकेरल्स बीक्यू बोलते हैं, दैट मींस बेकेरल्स। तो अगर बेकेरल में एक्टिविटी का आंसर रिक्वायर्ड है तो समझ जाओ कि लैम्डा को भी पर सेकंड में लेना है और टाइम को भी सेकंड में लेना है, ठीक है। आखिरी बात यह है कि आप हाफ लाइफ की डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और हाफ लाइफ का जो रिलेशनशिप है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा और 0.693 अपॉन लैम्डा, ये डेरिवेशन भी आप लोगों ने की हुई है और ये डेरिवेशन डिटेल में करवाई हुई है, लेकिन चलो इसको एक दफा और देख लेते हैं। ऊपर ओरिजिनल n वाली इक्वेशन लिखी है,
जब t की वैल्यू t हाफ यानी हाफ लाइफ के बराबर होती है तो लेफ्ट साइड पे जो n है फाइनल वैल्यू वो n नॉट के आधी वैल्यू के बराबर होगी। सही है, इनिशियल को हाफ से डिवाइड कर दिया, n नॉट कैंसिल हुआ, लेफ्ट साइड पे 1/2 की फ्रैक्शन आई और इक्वेशन पे दोनों साइड पे ln लगा के नेचुरल लॉग लेके इक्वेशन को रीअरेंज किया। रीअरेंज करके पता ये चला कि भाई ln2 इज इक्वल टू लेमडा t हाफ, या फिर हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल टू क्या कहते हैं ln2 अपॉन हाफ लाइफ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ और लेमडा दे गो हैंड इन हैंड, राइट? इफ यू नो वन थिंग यू कैन बेसिकली जस्ट फाइंड आउट द अदर इन अ सिंगल स्टेप, राइट? यस, यू नीड टू नो दिस डेरिवेशन, ऑब्वियसली यू शुड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि समझना जरूरी है कि लैम्डा मैंने कहा था किसी भी सैंपल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, राइट? इसी तरह हाफ लाइफ भी हर सैंपल की एक यूनिक अपनी प्रॉपर्टी है, राइट? कि एक सैंपल के अंदर हाफ अनस्टेबल न्यूक्लियस को डिके होने में कितना टाइम लगता है, ये हर सैंपल का अपना अपना, हर आइसोटोप का ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात भी समझ लो कि जिस चीज की हाफ लाइफ ज्यादा होती है इसका मतलब है वो स्लोली डिके कर रहा है, और जिस चीज की हाफ लाइफ कम होती है वो जल्दी डिके कर रहा है। लैम्डा के लिए मैंने बात बिल्कुल उल्टी की थी, और इस एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि लैम्डा और हाफ लाइफ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस चीज का लैम्डा ज्यादा होगा उसका हाफ लाइफ कम होगी एंड वाइस वर्सा। सो दैट्स बेसिकली दिस टॉपिक, राइट? पूरा डन हो गया है। अब जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी में रिवाइज करवाया, पास पेपर्स हमने पहले काफी सारे किए हुए हैं और आप लोग करो इसके, ठीक है? टॉपिकल्स अगर इसको किसी किसी को इसमें स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में मसला है तो डेफिनेटली गो एंड लुक एट द डिटेल्ड वीडियोस, ओनली दोज पार्ट्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, और इसके जो टॉपिकल क्वेश्चंस हैं वो कर लो, अभी भी टाइम है। मैं लास्ट डे में सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपने ईयरली करने भी हैं तो आखिरी दिन एक और कर लो, बिल्कुल एग्जाम वाली कंडीशन में, ताकि आपको 2 घंटे का पेपर एक प्रॉपर तरीके से करने की आदत हो जाए। थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लो, कुछ लोगों ने एक भी ईयरली नहीं किया अभी तक, तो भाई एक तो लाजमी करके जाना, ताकि अपने आप को टाइम कर सको, और ऐसा पेपर करना जिसका आपने कोई क्वेश्चन ना देखा हुआ, ठीक है? लेकिन इतना पुराना पेपर मत उठा लेना जिसको आप जो आपके फॉर्मेट में ही ना हो, उसका सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो। तो 2022 में से या 23 में से या 21 में से कोई ऐसा पेपर करना जो आपने बिल्कुल ना देखा हुआ, वो वाला वेरिएंट करना। दूसरी बात यह है कि आखिरी दिन जो है वो आप डेरिवेशंस, डेफिनेशंस और लॉज और फॉर्मूला, इन चीज़ों को आप रट लेना, ठीक है? और क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो आखिरी दिन? लर्नर गाइड उठा के एक दफ़ा पढ़ लेना यार, लर्नर गाइड में कुछ आपके लिए बेसिक एडवाइस लिखी हुई है, ठीक है? वो पढ़ लेना। तो मैनाल मुश्किल तो है ऑब्वियसली, बट इट्स ऑल्सो कि आपको मैंने जो है वो लिस्ट दे दी है, तो अगर इतना काम मैंने कर दिया तो आप याद भी आप कर लो, इंशाल्लाह हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। आप ये कर सकते हो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप समझो बात को, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हर फॉर्मूला जो है वो, हर एक्सप्रेशन, हर डेरिवेशन जो है वो पूरी पूरी याद नहीं करनी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप वहां से बाकी का खुद ही डिराइव कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर। अगर उस माइंडसेट से भी करो तो आगे बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाती है, ठीक है? एनीवेज, इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा, बेस्ट ऑफ लक। कल का दिन है तुम लोग के पास, तो कल जो भी मेरे से हेल्प चाहिए हो मुझे बता देना। कल भी कोई क्लास रख लेंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर लास्ट डे वाली क्लास कितनी यूजफुल होती है, रखूंगा तो मैं, बट मुझे बता देना कि तुम लोग चाह क्या रहे हो लास्ट क्लास में करना। इज देयर एनी टॉपिक इन माइंड, और कोई पेपर है जो तुम लोग चाहते हो कि मैं करवा दूँ, या कोई और चीज़ जो रिवाइज मैं करवा दूँ? तो मुझे बता देना, फिर इंशाल्लाह उसको देख लेना, ठीक है? चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।